ये मेरे खून का कतरा नहीं बल्कि अब सांप का एक बहुत ही कीमती मनका है। ये तुम अपने पास रखो, किसी को कैसा ही जहरीला सांप क्यों ना काट ले, ये मनका सांप के दांतों के निशान पर रख देना, ये सारा जहर चूस कर फूल जाएगा। फिर जब ये अपने आप नीचे गिर पड़े तो इसे उठाकर निचोड़ लेना, ये फिर पत्थर बन जाएगा। रघु मेरे राजा, ये मेरी मोहब्बत का एक अनमोल तोहफा है। मैंने सांप का मनका लेकर सिधा का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी सी झलक रही थी जो मैंने इससे पहले उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। हम तेजी से दीवार की सुराख की तरफ बढ़े और अपने अपने खंजरों की मदद से दीवार खोदने लगे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमने उस सुराख को इतना बड़ा कर लिया कि झुककर उसमें दाखिल हो सकते थे। वो कोई गार नहीं बल्कि एक खो थी जिसमें सामने वाली दीवार के छोटे से मेहराब में लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची रखी थी। हम ये संदूकची निकाल कर बाहर ले आए। संदूकची की लकड़ी बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी और उसका ढकना मेखों से ढका हुआ था। मैंने कहा, इसमें क्या खजाना होगा सिधा, ये तो बालिश्त भर की संदूकची है। सिधा के चेहरे पर भी मायूसी सी फैल गई थी। उसने संदूकची मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ही इसे तोड़ो। मैंने संदूकची की एक दर्ज में खंजर की नोक डालते हुए कहा, अगर इसमें कोई मामूली शय होती तो इसे यहाँ दबाने की क्या जरूरत थी, और फिर ये खजाने का सांप इसकी हिफाजत क्यों कर रहा था। वो बोली, अच्छा इसे खोल कर देखो। मैंने संदूकची का ढकना तोड़ दिया। उसमें एक चर्मी थैली रखी हुई थी। मैंने थैली को खोला तो उसमें से कोई गोल सी चीज सब्ज रंग के कमखाब के रुमाल में लिपटी हुई थी। मैंने रुमाल को खोला तो हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। मेरे हाथ में कंधारी अनार से भी ज्यादा गहरे सुर्ख रंग का एक चमकदार, शफाफ और बेदाग लाल रखा हुआ था। उसका साइज एक छोटी नाशपाती जितना था। सिधा ने अपने सांप बेटे को गले में डाला और खुशी से उछल कर बोली, रघु ये तो बड़ा कीमती लाल है, इसे बेचकर हम एक शानदार महल खरीद सकते हैं। मुझे दिखाओ। मैंने लाल उसे दे दिया और वो उसे उलट पलट कर गौर से देखने लगी। मैंने भी उसका बगौर जायजा लिया। उस लाल में ना तो कोई सुराख था और ना किसी जगह किसी किस्म का निशान या दाग था। लाल बहुत कीमती मालूम होता था। मैंने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा था कि इस किस्म के लाल अक्सर मनहूस होते हैं। जिसके पास ऐसा लाल हो वो उसकी नहूसत की जद में आ जाता है। कोहिनूर हीरे की मिसाल मेरे सामने थी। शाज़ो नादिर ही ये कीमती पत्थर किसी को रास आते हैं। सीधा बेहतर यही है कि हम इस लाल को इसी खो में वापस फेंक दें। मैंने खदशे के तहत कहा। वो हैरत से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? कभी कोई घर आई लक्ष्मी को भी धुतकारता है। मैं ये लाल बेचकर महल बनवाऊंगी, वहां अपने माता पिता को तख्त पर बिठाऊंगी। तुम मेरे राजा होगे और मैं तुम्हारी रानी। सिधा ने लाल को उसी रुमाल में लपेट कर अपनी साड़ी में छुपा लिया। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ये लाल सिधा को रास नहीं आएगा और उस पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। मैंने उसे समझाना चाहा लेकिन वो एक जिद्दी लड़की थी। वो एक बार जो फैसला कर लेती उस पर अड़ जाती। कीमती लाल उसने अपने पास महफूज कर लिया और हम एक बार फिर जंगल में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तीसरे पहर जंगल खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक मैदान था जहाँ कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और खुदरौ झाड़ियां फैली हुई थीं। उसी रास्ते में एक खुश्क नाला आया। उस नाले से गुजरकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो रेल की पटरी नजर आ गई। हम पटरी के साथ साथ चलने लगे। सिधा कीमती लाल पाकर बेहद खुश थी। बोली, रघु तुम्हारे ख्याल में इसके कितने रुपए मिल जाएंगे? एक महल कितने रुपयों में बन जाता है? मैं अपने गाँव में दरिया के किनारे महल बनवाऊंगी। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। रघु हम बड़ी गरीबी में दिन गुजारते हैं। मैंने उसे बताया कि ये लाल बड़ौदा का कोई करोड़पति जौहरी ही खरीद सकता है। हमें ये लाल लेकर बड़ौदा जाना होगा। वो हैरत मुसर्रत के मिले जुले तासुर से मुझे देखने लगी। बोली, क्या हमें इस लाल के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर उसे समझाया, सिधा मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, तुम पर कोई आफत आए, इसलिए मेरा कहा मानो और लाल को यहीं कहीं फेंक दो। सिधा ने कंधा झटक दिया और अपनी केसरी आंखें सुकेड़ कर बोली, रघु तुम मेरे दुश्मन कब से हो गए? क्या तुम मुझे रानी बनते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझसे जलने लगे हो? मैं समझ गया कि ये लड़की अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये लाल सिधा को रासा जाए। थोड़ी देर बाद हम श्रीरंगम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वो एक छोटा सा देहाती स्टेशन था। प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे के आगे पड़ी बेंच पर एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। सिधा ने प्लेटफॉर्म के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हम मशवरा करने लगे कि रेल के किराए का क्या बनेगा। मेरे पास जो पैसे थे उनसे हम ज्यादा से ज्यादा रेल में 200-300 मील तक सफर कर सकते थे। मैंने जाकर टिकट बाबू से मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि श्रीरंगम से एक गाड़ी हमें आधुनी जंक्शन पहुंचा देगी। वहां से हमें बेंगलोर एक्सप्रेस मिलेगी जो 48 घंटों में बेंगलोर पहुंचेगी। बेंगलोर से आगे फिर बड़ौदा तक का सफर दरपेश था। मैंने ये सब कुछ सिधा को बता दिया। मैंने पैसे निकाल कर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि हम 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद कर केरला प्रांत के आधुनी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। सिधा ने कहा, आधुनी तक चलते हैं, फिर देखेंगे कि क्या किया जाए।
मैं सीधा से बातें कर रहा था और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जायजा भी ले रहा था। जब तक मैं जंगलों में सफर करता रहा मुझे फिक्र नहीं थी कि कोई मुझे देखकर पहचान लेगा, लेकिन आबादी में पहुंचते ही चौकन्ना हो गया था। मैंने आधुनी तक रेल के 2 टिकट खरीद लिए। उसके बाद मेरे पास 15 रुपए बच गए। मालूम हुआ कि गाड़ी शाम को आएगी। हम वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। शाम हुई तो मैं स्टेशन से बाहर जाकर चावल और अचार ले आया जो हमने मिलकर खाया। मेरे सामने गाड़ी का एक तवील सफर था। मुझे कर्नाटक और सौराष्ट्र के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरना था। वहां खतरा था कि मैं पहचान लिया जाऊंगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मंजिल राजस्थान की सरहद थी। वहां तक पहुंचने के लिए कर्नाटक और सौराष्ट्र के सूबों से लाजमी तौर पर गुजरना था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि आधुनी पर उतरने के बाद बेंगलोर जाने के लिए टिकट कहां से खरीदेंगे। दूर से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। मैंने रेल की पटरी की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर रेल के इंजन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। वो मुख्तसर सी बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी। उसका इंजन चक चक करता प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गया। थोड़े से मुसाफिर थे। ट्रेन में काफी जगह थी। हम एक डिब्बे में सवार हो गए। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे रोज सुबह आधुनी जंक्शन पर पहुंच गई। वो एक निस्बतन बड़ा स्टेशन था। हम स्टेशन से बाहर आ गए और एक झोंपड़ी से चावल खरीद कर खाए। फिर स्टेशन की इमारत से जरा दूर नारियल के दरख्तों की एक झुंड में बैठकर सोचने लगे कि आगे सफर का किराया कहां से आएगा। सिदा कहने लगी मैं अपने सांप बेटे का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लूं। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इसमें ज्यादा रकम जमा होने की तवक्को नहीं थी। बेंगलोर तक हम रेलवे किराए और सफरी अखराजात मिलाकर कुल 150 रुपयों की जरूरत थी। सिदा भी सोच में पड़ गई, क्योंकि सांप का तमाशा दिखाकर इतनी रकम जमा नहीं हो सकती थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो कस्बे में चलते हैं, वहाँ जरूर कोई नाग मंदिर होगा। मैं वहाँ अपने सांप की पूजा करवा के इतनी रकम जमा कर लूंगी। ये एक बड़ा कस्बा था। मैंने स्टेशन पर और स्टेशन से बाहर पुलिस वाले देखे थे। चुनाचे मैं सिधा के साथ कस्बे में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने पाँव में दर्द का बहाना बनाते हुए कहा कि तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिधा ने नाराजगी से मुझे देखा और कस्बे की तरफ चल पड़ी। उसके जाने के बाद मैं दरख्तों के पीछे इस तरह टीक लगाकर बैठ गया कि स्टेशन की तरफ से आने वाले की नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। बेंगलोर एक्सप्रेस रायपुर शहर की जानिब से वहां दिन के 1:15 बजे पहुंचती थी। सिधा को गए जब 1.5 घंटा गुजर गया तो मुझे तशवीश हुई, कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस गई हो, कहीं किसी ने उसके पास लाल देखकर उसे अगवा न कर लिया हो। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। 1.25 घंटे बाद सिधा मुझे रेलवे फाटक की तरफ से आती दिखाई दी। उसके हाथ में केलों के पत्तों में लिपटी हुई कोई चीज थी। मेरे करीब पहुंचकर पत्तों का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो रघु, मेरे पति देव जलेबियां खाओ। मैंने बेताबी से पूछा कि रुपयों का क्या बना। वो बोली, कैसे न बनता, नाग मंदिर में जाकर सीधा खाली हाथ वापस नहीं आ सकती। ये देखो पूरे 220 रुपए हैं। उसने साड़ी के पल्लू से सारे नोट निकाल कर मेरे हवाले कर दिए। मैंने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। वो बोली, अगर मैं कुछ देर और ठहरती तो इससे भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते, लेकिन हमें तो बड़ौदा जाकर लाल फरोख्त करना है। अब ये पैसे मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। हम उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर आ गए। मैंने बेंगलोर सिटी के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद लिए और प्लेटफॉर्म पर एक कोने में जाकर बैठ गए। बेंगलोर एक्सप्रेस लेट थी। बहरहाल 2 बजे वो हमें लेकर रवाना हो गई। वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन निकल आया, फिर वो भी गुजर गया और रात हो गई। स्टेशन पर स्टेशन और शहरों पर शहर गुजरते गए। वो रात भी रेलगाड़ी में बीत गई। खुदा खुदा करके बेंगलोर सिटी का स्टेशन आया। वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं वहाँ बहुत मोहतात हो गया। मैं सिधा के साथ 3rd क्लास वेटिंग रूम में जाकर मुसाफिरों के पीछे छुप गया। वहीं हमने खाना खाया। सिधा बड़ी खुश थी, कहने लगी, मैं बेंगलोर से साड़ियां खरीदूंगी। कीमती लाल अभी तक उसके पास था। मेरी नजरें पुलिस या CID वालों की तलाश कर रही थी। वहाँ कोई पुलिस वाला तो नहीं था, लेकिन CID वाला कहीं भी किसी भी लिबास में हो सकता था। मेरी तजुर्बाकार निगाहें अपने अतराफ का बगौर जायजा ले रही थी। अभी तक मुझे किसी तरफ से खतरे की बू महसूस नहीं हुई थी। बेंगलोर से हम फिर गाड़ी में सवार हो गए और बिलोर, औरंगाबाद, कोल्हापुर और सूरत से होते हुए गुजरात काठियावाड़ के दूसरे बड़े शहर बड़ौदा पहुंच गए। वो भी एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। शहर भी बहुत बड़ा था। यही हमारी मंजिल थी। मेरे पास अब सिर्फ 15-20 रुपए बाकी रह गए थे। बड़ौदा स्टेशन पर मुझे मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी दिखाई दिए। मैं ज्यादा मोहतात हो गया। सीधा मेरे साथ चलती हुई बोली, रघु, आज हम यहाँ पहुंच ही गए हैं, चलो शहर चलकर किसी जौहरी से मिलते हैं। हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? एक जोड़ा साड़ी का तो मैं यहाँ से जरूर खरीदूंगी। हम प्लेटफॉर्म के 3rd क्लास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बड़ी चौकसी के साथ चारों तरफ देख रहा था। गेट पर टिकट कलेक्टर खड़ा बाहर जाने वालों से टिकट ले रहा था। लाल की नहुसत का वक्त आ गया था। मैं आगे आगे
था, टिकट मेरे हाथ में था। सिद्धा मेरे पीछे पीछे थी। मैं टिकट देकर गेट से निकल आया तो सिद्धा ने टिकट कलेक्टर की तरफ अपना टिकट बढ़ाया। अचानक ऐसा हुआ कि सिद्धा का चहीता बेटा काला सांप उसकी साड़ी से निकलकर एक भयानक फुनकार के साथ टिकट कलेक्टर पर हमलावर हुआ। सिद्धा ने चीख कर उसे रोकना चाहा, मगर इस दौरान में सांप उसके हाथ पर डस चुका था। सांप शायद ये समझा कि टिकट कलेक्टर उसकी मां पर हमला करना चाहता है। टिकट कलेक्टर चकरा गया, मगर उसने दूसरे हाथ से सांप पर वार किया। सांप उछलकर सिद्धा की गर्दन से नीचे गिर गया। वहां शोर मच गया। लोग सांप को मारने दौड़े। सांप स्टेशन के हॉल की तरफ भागा। सिद्धा चीखती चिल्लाती अपने सांप बेटे के पीछे भागी। टिकट कलेक्टर वहीं गिर गया। मुझे ख्याल ही न रहा कि सांप का मनका मेरी जेब में है। मैं भी घबराहट में सिद्धा के पीछे लपका और पुलिस के 3 सिपाही हमारे पीछे दौड़े। उस सांप का जहर इस कदर महलक और सरी था कि टिकट कलेक्टर का जिस्म सब्ज होकर स्याह पड़ने लगा। मैं सिद्धा को पुकार रहा था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे आवाजें दे रही थी। सांप ने अपने पीछे इतने हुजूम को देखा तो घबराकर लोहे के गार्डर पर चढ़ गया और छत की आहनी कड़ियों में जाकर गायब हो गया। हमारे पीछे शोर मच गया। टिकट बाबू सांप के कांटे से मर गया। अचानक मुझे अपने सांप के मनके का ख्याल आया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। पुलिस ने सिद्धा को पकड़ लिया और उसे घसीटकर पीछे टिकट चेकर की लाश के पास ले आई। सिद्धा सहमी हुई थी। उसने टिकट चेकर की लाश देखी तो रोते हुए बोली, इसे मैंने नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस के एक सिपाही ने सिद्धा की हथकड़ी डाल दी और बोला, ये तुम्हारे सांप से मरा है, इसका फैसला अदालत में होगा। सिद्धा ने चीख कर मुझे पुकारा, रघु पतिदेव तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ। मैं लोगों के हुजूम में 2 आदमियों के कंधों के ऊपर से सिद्धा को पुलिस की हिरासत में देख रहा था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था कि मैं भौंचक्का होकर रह गया। जब सिद्धा ने मुझे आवाज दी तो मैंने देखा कि उसकी केसरी आंखें खौफजदा थी और हुजूम में मुझे तलाश कर रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहीं जम कर रह गया। इंडियन मिलिट्री पुलिस के 2 वर्दी पोश सिपाही तेज तेज कदम उठाते हुजूम की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अब अगर मैं कदम बढ़ाता तो वो मौत की तरफ मेरा कदम होता। सिद्धा ने खुद टिकट चेकर को नहीं मारा था, उसके सांप ने उसे हलाक किया था। सिद्धा को थोड़ी सी तैद हो सकती थी, लेकिन अगर मैं मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। मैंने वहीं अपना सर नीचे कर लिया और हुजूम से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी से बाहर आ गया, जहां रिक्शे, टैक्सियां और गाड़ियां खड़ी थी। हर कोई टिकट चेकर की मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। लोग जाए वारदात की तरफ लपक रहे थे। सिद्धा को अकेला छोड़ देने पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बार बार ये कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था कि सिद्धा ने खून नहीं किया, उसे सिर्फ 2-3 साल कैद होगी, फिर वो रिहा कर दी जाएगी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बराबर चौके लगा रहा था। मुझे ये भी मालूम था कि थाने में तलाशी लेते वक्त सिद्धा के लिबास से लाल बरामद हो जाएगा और पुलिस उसे अपनी तहवील में ले लेगी। हो सकता है पुलिस वाले ही उसे खुर्द बुर्द कर लें या वो हुकूमत के खजाने में पहुंच जाए। बहरहाल अब मुझे अपनी फिक्र थी, क्योंकि सिद्धा पुलिस को ये बयान जरूर देती कि उसका एक साथी भी है जिसका नाम रघु है और उसका हुलिया इस तरह का है। अगर एक बार मैं थाने पहुंच गया तो मेरा पाकिस्तानी जासूस होने का राज तश्तज़बाम हो जाएगा। पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड और तस्वीर मौजूद थी। मैंने स्टेशन की इमारत से निकलकर अपने अक़ब में देखा। हुजूम पीछे हट रहा था। शायद सिद्धा को थाने ले जाया जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सिद्धा से माफी मांगते हुए उसे अलविदा कहा और तेज तेज कदमों से चलता कुशादा बाजार के फुटपाथ पर लोगों के हुजूम में गुम हो गया। बड़ौदा शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 8 रुपए थे। गले में मुकद्दस नक्श था और दूसरी जेब में सिद्धा का दिया हुआ सांप का मनका था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कीमती लाल मनहूस साबित हुआ। उसमें एक तरफ हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था और दूसरी तरफ सिद्धा को इक़दाम कत्ल के जुर्म में थाने पहुंचा दिया था। मुझे सिद्धा के चहीते सांप बेटे पर भी गुस्सा आ रहा था। सिद्धा के साथ अपने एक्ट के इस दर्दनाक अंजाम पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं क्या कर सकता था। जिंदगी के स्टेज पर हर अदाकार अपना अपना रोल अदा कर रहा था। हो सकता था कि मेरी जान बचाने के लिए सिद्धा अपनी जिंदगी कुर्बान कर डालती, लेकिन मुझे एतराफ है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसे आप मेरी खुदगर्जी समझ लें, लेकिन मुझे अपनी जान सिद्धा से ज्यादा प्यारी थी। या ये समझ लें कि मैं अपनी जिंदगी को अपने मुल्क कौम की अमानत समझ रहा था। फुटपाथ पर चलते हुए जब मैं काफी दूर निकल गया तो आगे एक कुशादा चौक आ गया। दिन का पहला पहर था। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी। दुकानें हर किस्म की चीजों से भरी हुई थी। कपड़े की दुकानें बहुत थी, कहीं कहीं शॉपिंग सेंटर भी थे। मैंने धोती और कुर्ता पहन रखा था, लेकिन मेरे लिबास की हालत बहुत खस्ता थी। मैंने बेंगलोर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुर्ता धोया था, लेकिन अब वो दुश्वार गुजार जंगलों के सफर के बाद जगह जगह से फट चुका था। मेरे सबसे बड़े 2 मसले थे। एक ये कि कहीं से कुछ रकम हासिल की जाए, दूसरा ये कि लिबास तब्दील किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं इस शहर को खैरबाद कहना चाहता था। कोल्हापुर के रेलवे स्टेशन पर मैंने नक्शे का जो चार्ट देखा था, उसके हिसाब से मुझे
बड़ौदा से आगे अहमदाबाद जाना था। वहां से राजस्थान में दाखिल होकर उदयपुर पहुंचना था। उदयपुर से आगे रेगिस्तान था, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता था। मुझे उसी रेगिस्तान से भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। ये कोई इतना आसान काम नहीं था, मगर मुझे ये काम हर कीमत पर करना था। बड़ौदा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से उदयपुर तक रेल जाती थी। उसके बाद सहरा का सफर शुरू हो जाता था। बड़ौदा से अहमदाबाद तक रेल का सफर करना खतरनाक था। कम से कम मुझे यही शुबा था कि पुलिस को मेरे बारे में पता न चल गया हो। हालांकि इसका इम्कान सुधा के बयान के बाद बहुत ही कम था, फिर भी मैं अपने आप को बदतरीन हालात के मुकाबले के लिए हर घड़ी तैयार रखना चाहता था।